नमस्कार। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं। अक्सर हमें लगता है ना कि इंग्लिश ग्रामर के नियम बहुत ही उलझे हुए या अजीब होते हैं। शब्दों को कैसे और कहाँ रखना है ये सोचकर ही कभी कभी पसीने छूट जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर हम ग्रामर को रटने के बजाय एक मैथ्स के फॉर्मूले की तरह समझें? जी हाँ, बिल्कुल लॉजिकल और सटीक। आज हम इस टेंस का एक ऐसा सॉलिड फाउंडेशन तैयार करेंगे जो कभी नहीं हिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। आप जरा स्क्रीन पर देखिए, एक बहुत ही सिंपल सा विचार है, वह जाता है। अगर हम इसका शब्द दर शब्द अनुवाद करने बैठ जाएं, तो हम बुरी तरह कंफ्यूज हो सकते हैं। हिंदी में यहाँ 3 शब्द हैं, लेकिन इंग्लिश में सिर्फ 2, ही गोज। ये कोई जादू नहीं है और ना ही इसे बस रट लेने वाली कोई बात है। इसके पीछे एक बहुत ही क्लियर और लॉजिकल स्ट्रक्चर काम कर रहा है, जिसे हम आज डिकोड करने वाले हैं। ये समझना कि ये ट्रांसलेशन इतनी आसानी से कैसे हो गया, इंग्लिश में फ्लुएंट होने की सबसे बड़ी चाबी है। तो आज के हमारे सेशन का ब्लूप्रिंट बिल्कुल साफ है। सबसे पहले हम इस टेंस की पहचान करना सीखेंगे, फिर मेन सेंटेंस का फॉर्मूला देखेंगे, उसके बाद एस या ईएस के स्पेसिफिक नियमों को समझेंगे और आखिर में एक क्विक समरी के साथ वाइंड अप करेंगे। सेक्शन नंबर 1, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं कि आखिर इसका इस्तेमाल कब करना है। जब भी हम कोई बात कहते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ यही वाला टेंस इस्तेमाल होगा? बहुत ही आसान सी ट्रिक है, बस वाक्य के आखिरी शब्दों पर गौर कीजिए। क्या वहाँ ता है, ती है, ते हैं या ता हूँ आ रहा है? जैसे मैं आम खाता हूँ या वो जाता है। अगर हाँ, तो बस समझ जाइए कि यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एंट्री हो चुकी है। ये वो पहला ट्रिगर है जो दिमाग की बत्ती जला देता है कि भाई अब आगे बताए जाने वाले फॉर्मूले को लगाने का वक्त आ गया है। सेक्शन 2, मुख्य वाक्य का फॉर्मूला। आइए देखते हैं कि कैसे यह इंग्लिश सेंटेंस के एक बेसिक स्ट्रक्चर में बदलता है। ग्रामर तब बहुत ही आसान और मज़ेदार हो जाती है जब इसे एक मैथ इक्वेशन की तरह माना जाए। बस इन 3 क्लियर स्टेप्स में शब्दों को फिट करना है। स्टेप 1, सब्जेक्ट यानी कर्ता जो काम कर रहा है। स्टेप 2, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी काम का असली रूप, जिसमें ज़रूरत पड़ने पर हम एस या ईएस जोड़ते हैं। और स्टेप 3, ऑब्जेक्ट यानी कर्म, जिस पर काम का सीधा असर पड़ रहा है। बस यही वो मास्टर फॉर्मूला है, कोई गैस वर्क नहीं, बस इस फॉर्मूले को फॉलो करना है। तो इस पूरे फॉर्मूले का सबसे अहम हिस्सा है सब्जेक्ट को पहचानना। ज्यादातर मामलों में ये वाक्य का सबसे पहला मुख्य शब्द होता है। उदाहरण के लिए इस सेंटेंस को देखिए, द बॉय प्लेज क्रिकेट। अब जरा सोचिए, क्रिकेट कौन खेल रहा है? जाहिर है लड़का। तो यहाँ द बॉय हमारा सब्जेक्ट है। एक और उदाहरण ले, मैं आम खाता हूं। यहाँ काम कौन कर रहा है? मैं, यानी आई। सब्जेक्ट को सही सही पकड़ लिया तो समझिए आधा काम तो यही खत्म हो गया। सेक्शन 3, एस और ईएस के नियमों को समझना। बेसिक्स तो क्लियर हो गए, अब बारी है इस स्ट्रक्चर को थोड़ा स्ट्रेस टेस्ट करने की। अक्सर वाक्य बनाते समय यहीं पर आकर अच्छों की गाड़ी अटक जाती है। सवाल ये है कि वर्ब में एस या ईएस आखिर जोड़ा कब जाता है। सच कहूं तो यही वो छोटा सा नियम है जो सही और गलत इंग्लिश के बीच एक बहुत बड़ा फासला पैदा करता है। सही जगह लगाया तो आप बिल्कुल नेचुरल साउंड करेंगे और गलत जगह लगाया तो ग्रामर की गलती तुरंत पकड़ में आ जाएगी। तो आइए इस बड़े सस्पेंस को खत्म करते हैं। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये इस स्लाइड का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। एस या ईएस लगाने की सिर्फ और सिर्फ एक ही शर्त है, आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होना चाहिए। इसका सीधा सा मतलब क्या है? इसका मतलब है ही वह लड़का, शी वह लड़की, इट यह या फिर किसी एक अकेले इंसान का नाम, जैसे राम, सीता, द डॉक्टर या अ गर्ल। केवल तभी जब हम किसी तीसरे इंसान के बारे में बात कर रहे हों और वो अकेला हो, बस तभी हमें वर्ब के साथ एस या ईएस लगाना है। ये एक बहुत ही सॉलिड और अलग नियम है जिस पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। इस रूल को और भी बेहतर तरीके से समझने के लिए जरा इस कंट्रास्ट को देखिए। जब सब्जेक्ट आई यानी मैं या दे यानी वे होता है तो हम सीधे बेस वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। आई प्ले या दे लर्न, कोई चेंज नहीं। लेकिन जैसे ही हमारा सब्जेक्ट ही या शी में बदलता है, पूरा गेम बदल जाता है।
वर्ब तुरंत मॉडिफाई हो जाती है। ही प्लेज और शी लर्न्स। ये एक बहुत ही सख्त नियम है। कर्ता बदला तो क्रिया ने भी अपना रूप बदल लिया। अब एक और सवाल आता है कि एस और ईएस में से क्या चुनें। इसके लिए इन 5 खास अक्षरों के कॉम्बिनेशन को याद कर लीजिए। ओ, एसएस, एसएच, सीएच और एक्स। अगर कोई वर्ब इन पर खत्म होती है तो उसके पीछे हमेशा ईएस लगता है। उदाहरण के लिए गो बन जाएगा गोस, पास होगा पासिस, वॉश बनेगा वॉशेस, टीच हो जाएगा टीचेस और फिक्स का फिक्सेस। ये कोई मनमाना चुनाव नहीं है, बल्कि स्पेलिंग का एक बहुत ही लॉजिकल पैटर्न है जो बोलने को आसान बनाता है। और हाँ, वाई पर खत्म होने वाले वर्ब्स के तो अपने अलग ही नखरे हैं। इनके दोहरे नियम होते हैं। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि वाई से ठीक पहले कौन सा अक्षर आ रहा है। अगर वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन है, जैसे स्टडी या ट्राई में, तो वाई हट जाता है। उसकी जगह आई आता है और फिर ईएस जुड़ता है, तो स्टडी बनता है स्टडीज। लेकिन अगर वाई से पहले कोई वाउल यानी स्वर है, जैसे प्ले या एंजॉय में, तो कोई टेंशन नहीं, बस चुपचाप एक एस लगा दीजिए, प्लेज और एंजॉयज। ये छोटा सा फर्क समझना स्पेलिंग को परफेक्ट रखने के लिए बहुत जरूरी है। सेक्शन 4, एक क्विक समरी। चलिए, सेशन खत्म करने से पहले आज के सभी बिल्डिंग ब्लॉक्स का एक फाइनल इंस्पेक्शन कर लेते हैं। तो आज हमने क्या क्या देखा? ये स्लाइड एक टूल किट की तरह है। सबसे पहले पहचान। वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आता है। फिर हमारा मास्टर फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तीसरा सबसे क्रूशियल रूल, एस या ईएस का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होगा। और अंत में स्पेलिंग के नियम जो वर्ब के आखिरी अक्षर पर डिपेंड करते हैं। ग्रामर की ये पूरी की पूरी इमारत इन्हीं चंद नियमों में खूबसूरती से सिमटी हुई है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इस पूरे स्ट्रक्चर को डिकोड करने के बाद अब एक आखिरी और सबसे ज़रूरी सवाल उठता है। कोई भी नॉलेज तब तक अधूरी है जब तक उसे डेली लाइफ में इस्तेमाल न किया जाए। तो ज़रा सोचिए, इस सॉलिड फॉर्मूला का इस्तेमाल करके अब आप सबसे पहला नया वाक्य कौन सा बनाने वाले हैं। इन नियमों की मदद से आज और अभी से अपने आसपास की दुनिया को इंग्लिश में ऑब्जर्व करना शुरू कीजिए। देखिएगा चीज़ें कितनी आसान लगने लगेंगी।